इस वीडियो में हम टिटेनस नियोनेटोरम, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। टिटेनस का मतलब तो आप जानते हैं, यह एक बैसिलाई है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। इसके इन्फेक्शन से एक स्वास्थ्य समस्या होती है जिसको हम नाम देते हैं टिटेनस। इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से जो मसल्स हैं इनमें रिजिडिटी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, ऐंठन हो जाती है, स्पॉन्ज बन जाते हैं, अकड़न हो जाती है और वो मसल रिलैक्स कंडीशन में नहीं रह पाती हैं, तो इससे तमाम दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसका जो आज का टॉपिक है वो है टिटेनस नियोनेटोरम। यानी एडल्ट में आपने देखा था टिटेनस के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब यहाँ हम आपसे ये नियोनेटरम के टिटेनस के बारे में बताएंगे। नियोनेटरम का मतलब नियोनेटल शब्द यानी नवजात से ही शब्द बना है नियोनेटरम। तो नियोनेटोरम में होता क्या है कि यह बीमारी मुख्य रूप से प्रसव के बाद जब हम अम्बिलाइकल कार्ड की कटिंग करते हैं तो उसकी अगर उचित देखभाल न की जाए या उसमें साफ सफाई के जो मानक तय किए गए हैं, बताए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की चूक इस टिटेनस के यानी नवजात शिशु में टिटेनस होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसमें होता क्या है कि यह बीमारी मुख्यतः नवजात के नाभि नाल या अम्बिलाइकल कार्ड के कटने के समय या फिर कटने के बाद उसकी उचित देखभाल में अभाव के कारण ये प्रॉब्लम होती है और इससे नवजात में टिटेनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस संक्रमण की रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा, गर्भवती महिला को टीडी का 2 टीका यानी 1 महीने के इंटरवल पर 2 डोज इसकी लगा देनी चाहिए और इसका रिजल्ट बहुत ही सुखद आया है। पहले जब ये इंजेक्शन नहीं हुआ करता था तो नवजात में मृत्यु दर काफ़ी हाई रेट में हुआ करती थी, मॉर्टेलिटी रेट नियोनेटल। लेकिन नाउअडेज आजकल ये इंजेक्शन जब से प्रयोग में आने शुरू हो गए हैं तो इसमें काफ़ी कमी देखी गई है, तो इसका लाभ बहुत ही अच्छे स्तर से मिलना शुरू हो गया है। तो ये जो नवजात में टिटेनस है इसका कारण क्या है, तो कारण वही है जो एडल्ट में था, यानी एक बैसिलाई है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ये वही बैसिलाई है जो एडल्ट में टिटेनस के लिए रिस्पांसिबल होता है या जिसके संक्रमण से टिटेनस हो जाता है। तो वही क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई यहाँ भी इसका कारण है, काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो खास तौर से नाभि नाल का वो कटिंग होती है तो उसके द्वारा यह नवजात के शरीर में एंट्री करने में सफल हो जाता है और उसको संक्रमित करके उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो कारण में आपको बताया गया क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई जो कैसे बॉडी में एंट्री करता है, तो नाभि नाल का या अम्बिलाइकल कार्ड की जब हम कटिंग करते हैं तो वो शरीर के अंदर जाने का एक रूट बन जाता है और उसी छिद्र का, उसी रूट का, उसी स्किन के पंचर का ये लाभ लेकर के और नवजात के बॉडी में एंट्री कर जाता है। फिर वहाँ पर इन्फेक्शन इसका हो जाता है और उसके टॉक्सिसिटी से ये बच्चे बीमार हो जाते हैं और टिटेनस नियोनेटोरम का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, यानी इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, तो इसके लक्षण प्रायः 5 से 10 दिन के बाद दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वो क्या क्या लक्षण मिलते हैं, तो जो बच्चा है, नवजात है, वो काफ़ी क्राई करने लगता है और लगातार रोता रहता है। तो इतना रोता है कि वह उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए एक समस्या बन जाती है। तो सबसे पहला लक्षण क्या दिखता है, बच्चों के लगातार रोने की जो क्रिया है वो होती है और रुकने का नाम नहीं लेता है। दूसरा, स्तनपान में रुचि न लेना, वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो लैक्टेटिंग मदर के स्तन को चूसना नहीं चाहता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहता। तीसरा, वही लक्षण जो एडल्ट के केस में आपको मिला था, लॉक जा यानी
जबड़े का बंद हो जाना, यानी रिजल्ट क्या होगा, माउथ का ओपन होना या खुलना या किसी भी तरह का मूवमेंट का स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना, वही लक्षण यहाँ नियोनेटल के केस में भी मिलता है। इसमें जो पेशियां हैं, मास्टिकेशन की, चबाने की जो पेशियां हैं, उनमें स्पाज्म बन जाता है, ऐंठन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, और वही इसका कारण बन जाता है कि ये जो जबड़े हैं दोनों, ये फिर खुलने का नाम नहीं लेते हैं, वो लॉक हो जाते हैं। तीसरा जो लक्षण बताया गया, चौथा लक्षण बताया गया कि चेहरे की पेशियों में ऐंठन का होना। जैसा कि एडल्ट के केस में भी आपने देखा था कि ये जो फेशियल मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस हो जाता है, स्पाज्म बन जाता है, यानी ऐंठन हो जाता है, और वो मसल अपना फंक्शन करने में फेल हो जाती है। अगला लक्षण जो बताया गया, गर्दन एवं पीठ की पेशियों में भी ऐंठन, स्पाज्म का होना। जैसा कि एडल्ट के केस में भी आपको ये लक्षण मिला था, तो सेम एज इन नियोनेटल में भी वो केस मिलता है, ऐसे ही लक्षण मिलते हैं। ये जो नेक और बैक की मसल्स हैं उनमें स्पाज्म बन जाता है और बॉडी उसकी वही ऐंठ जाती है, धनुष के आकार की हो जाती है। अगला लक्षण बताया गया, श्वसन की पेशियों में भी ऐंठन या स्पाज्म बन जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, ये जो रेस्पिरेटरी मसल हैं वो अपना फैलने सुकड़ने की जो क्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। रिजल्ट क्या होता है, बॉडी में शरीर की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर का रंग ब्लूइश हो जाता है, जिसको आप नाम देते हो साइनोसिस, नाम देते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, बॉडी का ब्लू कलर, यानी शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो शरीर का रंग कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो यह लक्षण दिखाई देने लगता है। तो ये तमाम लक्षण के आधार पर हम ये जान लेते हैं कि ये जो नियोनेटल है, ये जो नवजात शिशु है, ये किस बीमारी से ग्रसित हो गया है, टिटेनस नियोनेटोरम, यानी उसके अंदर ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई है, इसकी टॉक्सिसिटी फैल चुकी है और वो बच्चे को अपने चंगुल में ले चुका है। लेकिन अब हम उसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको बचाने का जो तमाम तरीका या उपाय अपनाते हैं, उसमें पहला उपाय क्या है, संक्रमित की को आइसोलेट कर किसी शांत कमरे में रखकर देखभाल करनी चाहिए। यानी नवजात शिशु जो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, उसको ऐसे कमरे में न रखें जहां पर बहुत लाइट हो, शोर हो, नॉइज हो, शांत कमरा हो, वहां पर शोरगुल ना हो। तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं। दूसरा है, त्वचा में किसी भी तरह के पंचर से बचने के लिए आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। बच्चा संक्रमित है, तमाम दिक्कतें उसके अंदर दिख रही हैं, लेकिन हमें आईएम इंजेक्शन के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम आईएम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो हम किसी न किसी रूप में ये त्वचा को पंचर करते हैं, यानी एक छोटी सी ओपनिंग बना देते हैं, और यही ओपनिंग इस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई के बैसिलाई को बॉडी के अंदर एंट्री करने में आसान रास्ता उपलब्ध करा देता है। तो ये जो बच्चा है जो संक्रमित हो गया है, जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको भी आप आईएम इंजेक्शन लगाने से बचिए, भरसक उसको मत लगाइए या बिल्कुल मत लगाइए। तीसरा जो उपाय है, पेशियों में स्पाज्म या ऐंठन को रोकने वाली, जैसा कि एडल्ट के केस में भी आपको बताया गया था, एंटी रिलैक्सेंट मसल, वे मसल्स, वो मेडिसिन जो मसल के अंदर शिथिलन पैदा कर दें, यानी मसल को रिलैक्स के फेज में ले जाएं, ताकि बच्चे को आराम मिल जाए, उसकी जकड़न से जो स्टिफनेस हो गई है मसल्स में वो कम हो जाए और उसको आराम मिल जाए। और क्या करते हैं, इसके उपचार में हम कुछ हायर एंटीबायोटिक का भी सहारा लेते हैं, जैसे सिफेलोस्पेरिन का नाम दिया गया, पेनिसिलिन का नाम दिया गया। तो हायर एंटीबायोटिक दवाओं का भी हम प्रयोग करना चाहिए। और अगला उपाय क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट एवं फ्लूइड की कमी न हो बॉडी में, इसके लिए हमें, इसके मेंटेनेंस के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए
हमें आईवी फ्लूइड को एक कंटिन्यूटी में आवश्यकता के अनुसार देते रहना चाहिए। अगला उपाय श्वसन के अवरोध को कम करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी भी की जा सकती है, क्योंकि जो ये रेस्पिरेशन की मसल हैं ये कहीं ना कहीं स्पाज्मोटिक कंडीशन में चली जाती हैं, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है और उसमें अवरोध पैदा होता है। तो इसको कम करने के लिए हमें ट्रैकियोस्टोमी भी अगर करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। सातवां उपाय जो बताया गया, 3 से 4 दिन बीतने के बाद पेशेंट को या संक्रमित बच्चा थोड़ा आराम की स्थिति में जब वापसी करता है तो फिर हमें ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा हमें मिल्क की फीडिंग उसको करानी चाहिए। और क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे बचाव के तौर तरीके या उपाय क्या हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 5 उपाय आपको बताए गए हैं। पहला है, गर्भवती महिला को टीडी इंजेक्शन की 2 खुराक 1 महीने के इंटरवल पर लगाना चाहिए, जैसा कि ऊपर भी इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर दूसरी उपाय जो हम अपनाते हैं इससे बचने के लिए, प्रसव के समय 3 बातों जैसे स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह और स्वच्छ तरीके से नाभि नाल की देखभाल करनी चाहिए। यानी जब हम अम्बिलाइकल कार्ड को कटिंग करते हैं तो बैंड लगाना चाहिए, और फिर स्वच्छता पूर्वक जो इंस्ट्रूमेंट आप ब्लेड वगैरह यूज करते हैं वो बिल्कुल विसंक्रमित होने चाहिए। कहा है किसी ने कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूल किसी के जीवन के साथ भारी पड़ सकती है। इसलिए इस कार्य को करते समय ये जो 3 उपाय बताए गए हैं इनका हमें भरपूर ध्यान रख करके ही हमें इस केस को डील करना चाहिए। तीसरी चीज, कटी हुई नाभि नाल को शुष्क रखना चाहिए, वो मॉइस्चर्ड ना हो, हमेशा उसको ड्राई रखिए और स्पिरिट से उसकी साफ सफाई धुलाई करते रहना चाहिए। चौथा जो उपाय बताया गया, संक्रमित नवजात को आइसोलेट कर देना चाहिए। जो बच्चा संक्रमित हो चुका है उसको दूसरे बच्चों के साथ नहीं लिटाना चाहिए, बल्कि उसे अलग किसी कमरे में रख करके उसकी देखभाल और उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जो लास्ट उपाय बताया गया, नवजात को किसी भी तरह की चोट से बचा कर रखना चाहिए। बच्चे को जब कहीं भी किसी भी रूप में चोट लगेगी तो निश्चित रूप से स्किन में डिसकंटिन्यूटी होगी, और वो डिसकंटिन्यूटी एक रास्ता मुहैया कराती है क्लॉस्ट्रिडियम टीटेनाई को बॉडी के अंदर एंट्री करने के लिए। तो हमें बच्चे को ऐसे रखें, ऐसी देखभाल करें कि किसी भी तरह की चोट के चपेट में वो बच्चा न रहे। यानी चोट से हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। बच्चा ऐसे लिटाइए कि वो गिरे नहीं बेड से, कोई खरोंच ना लगे, ठीक है। तो इस तरह के उपाय अपना करके हम ये नियोनेटोरम के संक्रमण से काफ़ी हद तक बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये चैप्टर अब यहीं पर द एंड इसका हुआ। अब अगले वीडियो में हम कोई नई बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज लेकर के आएंगे।